क्लास 12 यूनिट 1 मीडियम हिंदी, क्लास 12 यूनिट 1 मीडियम हिंदी। आज का डेट हो गया 13 अगस्त। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले हिंदी मीडियम के यूनिट 1 के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूं, हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र क्या होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होती है, परीक्षण आवेश क्या होता है, क्यू नॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बल के द्वारा मापी जाती है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तीव्रता ध्यान रखेंगे, बल से रिलेटेड है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर है, यानी सदिश राशि है। आइए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का निर्धारण। एक बिंदु आवेश के आसपास किसी भी पॉइंट पर कितनी तीव्रता होगी, हम लोग इसको आज इसका एक फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले इसलिए नहीं लिख करके रखा कि आप लोगों के सामने, चूंकि छोटा सा फॉर्मूला है, मैं इसको आप लोगों के सामने डायरेक्ट लिख करके समझा रहा हूं। आप लोग ध्यान से समझेंगे, फिर जितनी बात लिखी जाएगी मैं थोड़ा देर हटूंगा, आप लोग उस जगह वीडियो रोक करके उतनी सारी बातों को आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, मान लेते हैं यह एक बिंदु आवेश है Q। एक बिंदु आवेश का परिमाण हम लोग मान लिए Q। ठीक है, अब अभी इस पर माथा नहीं लगाना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस पर अभी दिमाग नहीं लगाना है, उस पर हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। इस बिंदु आवेश के निकट R दूरी पर एक पॉइंट है P। हम लोग जनरली किसी भी पॉइंट को किससे दर्शा देते हैं, P। ऐसे कंपल्सन नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग दर्शा देते हैं P से। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, एक बिंदु आवेश जिसका परिमाण है Q, इसके निकट में R दूरी पर एक बिंदु है P। ठीक है, और इसी बिंदु पर हम लोगों को क्या निकालना है, तीव्रता। किससे दर्शाए थे हम लोग तीव्रता, याद दिला दिया आप लोगों को, हो सकता है याद भी होगा, E, कैपिटल E। अब जरा ध्यान दें, इस बिंदु पर तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो तीव्रता निकालने के लिए इस बिंदु पर क्या रखना होगा, एक परीक्षण आवेश। क्या रखना होगा, एक परीक्षण आवेश। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं माना कि एक बिंदु आवेश Q के निकट R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां तीव्रता E ज्ञात करना है, यानी निर्धारित करना है। तो माना कि एक बिंदु आवेश Q के निकट R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां हम लोगों को तीव्रता ज्ञात करना यानी निकालना है, निर्धारित करना है। ठीक है, अब आगे ये जो बिंदु P पर हम लोग जो परीक्षण आवेश रखे हैं, तो कूलम के द्वारा ये बिंदु आवेश इस परीक्षण आवेश पर क्या लगाएगी, बल लगाएगी। ठीक है, पहले हम लोग उस बल को निकालते हैं। बिंदु P पर स्थित एक परीक्षण आवेश Q0
पर क्रियाशील बल। इस जगह पर आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, जिस बिंदु पर हम लोगों को तीव्रता निकालना होता है उस बिंदु पर क्या रखना आवश्यक है, परीक्षण आवेश। क्योंकि याद दिला दें, अगर कंफ्यूजन हो तो पिछला हिंदी मीडियम का, आप लोग इसके पीछे का हिंदी मीडियम का यूनिट 1 का क्लास को दोबारा आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो बिंदु P पर स्थित एक परीक्षण आवेश Q0 पर क्रियाशील बल कूलम के नियम से, क्योंकि हम लोगों ने माध्यम की चर्चा नहीं किया है तो हम लोग यहां एप्सिलॉन रख लेंगे, ठीक है। अगर माध्यम हवा या मुक्त आकाश होता है एप्सिलॉन नॉट ले लेते। तो फिलहाल इस जगह पर माध्यम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फॉर्मूला निकालना महत्वपूर्ण है। फॉर्मूला जब निकल जाएगा तो माध्यम के हिसाब से वो फॉर्मूला अपने चेंज हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसके बाद क्या होता है आप लोगों को याद होगा, Q1 Q2। तो एक बिंदु आवेश है Q, दूसरा है Q0। और आप लोगों को मैं एक बात बार बार याद दिलाता हूं, कूलम के नियम में Q1 Q2 में नेचर को शामिल नहीं करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, केवल वैल्यू लेते हैं। अब बटा दूरी कितना है r, तो r का स्क्वायर। ये कौन सा बल हुआ, मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर दूं, बिंदु P पर हम लोग एक परीक्षण आवेश Q0 रखे, उस पर लगेगा इतना बल। तो फिर से मैं याद दिला दूं, जिस बिंदु पर तीव्रता निकालना होता है उस बिंदु पर हम लोगों को क्या रखना होता है, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बिंदु P पर परीक्षण आवेश को रख करके उस पर लगने वाले बल का मान निकाल लिया। अब देखिए बिंदु P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, बिंदु P पर तीव्रता क्या है, इसका फॉर्मूला F/Q0, ठीक है, F/Q0। F का मान हम लोगों ने अभी अभी तुरंत निकाला है, अब बटे Q0। तो ये Q0 और ये Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। ये हम लोगों को मिल गया जनरल फॉर्मूला, बहुत उपयोगी है, आगे हम लोग अभी बहुत बार इसको यूज करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माध्यम की चर्चा नहीं हुई, ये तो हम लोगों ने एक सामान्य फॉर्मूला किसी भी माध्यम को मान के निकाल लिया। अब जरा ध्यान देंगे, इसका हम लोग 2-3 कंडीशंस लेते हैं। अगर माध्यम हवा या मुक्त आकाश होगा तो कुछ नहीं, यहां केवल एप्सिलॉन में नोट लगा देना है। समझ में आ गया आप लोगों को, खाली एप्सिलॉन में नोट लगा देना है, ठीक है। अब दूसरी बात कि ये जो है तीव्रता क्योंकि वेक्टर है, इसको हम लोग सदिश में कैसे दर्शाएंगे, ये भी आप लोगों को समझा दिया गया कूलम के नियम में, जरा ध्यान देंगे आप लोग। सदिश निरूपण के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस पूरे व्यंजक में एक राशि दूरी है, याद होगा कूलम के नियम में दूरी को हम लोग जरूरत पड़ने पर वेक्टर में बदल सकते हैं। तो हम लोग इस पूरे को आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा वेक्टर, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि तीव्रता का सदिश निरूपण इससे ज्यादा जरूरी है कि इसकी दिशा कैसे निकालेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि तीव्रता के सदिश निरूपण के बदले इसकी दिशा क्या होती है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका इस्तेमाल आगे हम लोग करेंगे दिशा का। यह तो हो गया सदिश निरूपण, अब दिशा क्या होती है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर हटता हूं, आप लोग इस जगह वीडियो रोक करके इसको नोट कर लेंगे।
ठीक है, तो अब मैं बतला रहा हूं कि तीव्रता की दिशा क्या होती है। इसकी दिशा को बताने के पहले एक दो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं। आने वाले एक सप्ताह के अंदर में हम लोगों का सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ठीक है, तो लगभग आज 13 तारीख है। ऑलमोस्ट सामान्य रूप से विद्यार्थियों ने पिछले महीने जुलाई में ही पेमेंट किया हुआ था, तो एक सप्ताह के अंदर में लगभग अधिकांश विद्यार्थियों का एक महीना पूरा हो जाएगा। तो मेरा जैसा अनुमान है, हो सकता है 2 दिन 4 दिन आगे पीछे हो जाए, 20 तारीख से जो है वो नए सॉफ्टवेयर पर क्लास जो है आप लोगों का आना शुरू होगा। नए सॉफ्टवेयर पर कैसे क्लास होगा उसके लिए पूरी प्रक्रिया कल दोपहर में हो सकता है हम लोग एक संयुक्त रूप से ऑनलाइन आप लोगों से लाइव आकर के कन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है, उसकी पूरी प्रक्रिया आप लोगों को समझा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग YouTube पर देखते रहेंगे और जो मेरा WhatsApp ग्रुप है उस पर आप लोगों को मिलता रहेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि तीव्रता का डायरेक्शन यानी इसकी दिशा कैसे निकालेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा इस जगह पर। और मैं जो इसको बना रहा हूं आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे। जैसे ये क्या था, बिंदु आवेश, और इस जगह पर क्या था, बिंदु P। तो स्वाभाविक है इस बिंदु पर हम लोगों ने तीव्रता का वैल्यू तो निकाल लिया, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अगर ये होता है पॉजिटिव तो आप लोगों को क्या बताएगा, यहां हम लोग क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश। और याद होगा परीक्षण आवेश का नेचर होता है कैसा, पॉजिटिव। अब जरा आप लोग बताइए कि E बराबर आप लोगों को क्या बताया गया था, F/Q0, जो डायरेक्शन F का वही डायरेक्शन E का। तो अब ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, ये इस पर कौन सा बल लगाएगी, विकर्षण बल। तो जिधर विकर्षण बल की दिशा होगी उधर ही तीव्रता की दिशा होगी। लेकिन अगर यही रहता -Q, बिंदु आवेश का नेचर होता अगर ऋणात्मक, यहां बिंदु P, यहां हम लोग क्या रखते, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो ये ऋण आवेश इस धन आवेश को क्या करती, आकर्षित। यानी कौन सा बल लगता, ये वाला बल का नेचर होता आकर्षण। तो बल अगर इधर लगेगा तो तीव्रता की दिशा भी इधर ही होगी। आप लोग इसको ऐसे याद रखेंगे, धनात्मक बिंदु आवेशों के कारण तीव्रता होती है सीधा दूर। ध्यान रखिएगा, अगर इस बात को आप लोग इग्नोर कर देंगे तो अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव, उसमें भारी कष्ट हो जाएगी। तो धनात्मक बिंदु आवेशों के कारण तीव्रता होती है दूर और ऋणात्मक बिंदु आवेशों के कारण तीव्रता होती है बिंदु आवेश की ओर। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं पूरी इस तरफ भी इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। यूनिट 1 में यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है। पहले हम लोग समझ लें, फिर मैं इसकी परिभाषा को लिख दूंगा। पहले हम लोग यहां पर समझ रहे हैं, एक बिंदु आवेश और ये दूसरा बिंदु आवेश, द्वि
नाम में आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, नाम में लगा हुआ है द्वि। द्वि मतलब तो पता ही है, दो होता है। दो बिंदु आवेश, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, दो बिंदु आवेश एक दूसरे के बहुत करीब हो, दो बिंदु आवेश एक दूसरे के बहुत करीब हो, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, एक मान लेते हैं अगर एक का परिमाण Q है तो दूसरा का भी होना चाहिए परिमाण Q। तो पहला पॉइंट क्या बताया गया, दो बिंदु आवेश एक दूसरे के काफी निकट हो। नंबर टू, दोनों बिंदु आवेशों का परिमाण क्या होना चाहिए, समान। और नंबर थ्री, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा होना चाहिए पॉजिटिव, यानी नेचर प्रकृति होना चाहिए विपरीत। ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा हो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, दो बिंदु आवेशों का ऐसा समूह, दो बिंदु आवेशों का ऐसा समूह जिसमें दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो, नंबर वन। नंबर टू, दोनों का परिमाण क्या हो, समान हो। और नंबर थ्री, दोनों की प्रकृति क्या हो, विपरीत हो। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो कॉम्बिनेशन यानी यह जो समूह होता है, इस तरह के समूह को ही हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इस तरह के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दो बिंदु आवेशों का ऐसा समूह जिसमें दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो, परिमाण दोनों बिंदु आवेशों का समान हो, ठीक है, और दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो, इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ये तो परिभाषा की बात होगी। अब मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं ना समझना, परिभाषा तो हम लोगों के लिए आसान है, रट जाएंगे, लेकिन समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दूं, चूंकि ये लंबा टॉपिक है। आप लोगों को याद होगा, आमतौर पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति जैसे हम लोग कहते हैं ना, रगड़ने से हो गया, ठीक है, सटाने से हो गया, रासायनिक प्रक्रिया से हो गया। मतलब विद्युत आवेश की उत्पत्ति के लिए क्या होना चाहिए, एक पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे पदार्थ में चला गया। परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे में चला गया। अब आप लोग कल्पना करें, ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु। अगर हम लोग दोनों के बीच घर्षण करेंगे तो स्वाभाविक है दोनों सटा रहेगा। अब मान लेते हैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, तो इसमें हो गया प्लस ई, इसमें हो गया माइनस ई, यानी ये भी परमाणु हो गया आवेशित, ये भी परमाणु हो गया आवेशित। परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती है आप लोग को पता है, बहुत कम। तो ये हो गया धन आवेश, ये हो गया ऋण आवेश, और आवेश की मात्रा क्या दिख रही है, समान। तो इस तरह के दो बिंदु आवेशों के समूह को हम लोग क्या नाम देते हैं, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, आप लोग भी अपने अपने कॉपी पर परिभाषा को नोट कर लेंगे। समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे के अत्यंत निकट स्थित हो तो ऐसे समूह विद्युत द्विध्रुव उम्मीद करता हूं आप लोगों को परिभाषा और विद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं अपनी संतुष्टि के लिए एक बार रिपीट कर दूं। आप लोग 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे।
दो बिंदु आवेश का ऐसा समूह, 3 पॉइंट, बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए और प्रकृति क्या होना चाहिए, विपरीत। तो इस तरह के ऐसे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब जरा आप लोग ध्यान देंगे, चूंकि हम लोगों को यहां क्लास में समझना होता है, भले ये दूरी बहुत कम होना चाहिए, प्रैक्टिकली ये दूरी बहुत कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी समझाने के लिए हम लोगों को थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ता है। ये एक बिंदु आवेश, ये दूसरा, ठीक है। अगर एक को हम लोग लेते हैं -q, तो कंपल्सन है दूसरा को क्या लेना होगा, +q, क्योंकि परिमाण होना चाहिए समान और प्रकृति होना चाहिए विपरीत। अब रह गया ये बीच की दूरी, ठीक है। दोनों विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग जनरली दर्शाते हैं 2l से। जैसे ये बताया जाता है कि बीच की दूरी को 2l से दर्शाते हैं, सभी विद्यार्थियों का दिमाग तुरंत जो है अलर्ट हो जाता है, ये दूरी 2l क्यों? l भी होता तो विद्यार्थी कंप्रोमाइज कर लेते, चलो ठीक है l लंबाई दूरी, लेकिन ये 2 क्यों लग गया, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को किससे दर्शाते हैं, 2l। अगर एक के परिमाण को q तो दूसरा भी q, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ जरूरी बातों को समझा रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। पहला चीज क्या बताया गया कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को किससे दर्शाते हैं, 2l। रीजन बता दिया जाएगा, आप लोग परेशान नहीं हो। बीच की दूरी 2l, और परिभाषा के मुताबिक जब दोनों बिंदु आवेश अत्यंत निकट है तो इसका मतलब 2l का मान क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली बहुत बहुत छोटा, ठीक है। 2l का मान क्या होना चाहिए, छोटा। तो इसमें दोनों का परिमाण है q, तो हम लोग q को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का परिमाण। अब जैसे अगर आप लोगों को पता चले कि एक विद्युत द्विध्रुव का परिमाण है, एक विद्युत द्विध्रुव का परिमाण है 2 माइक्रोकूलम, तो आप लोग तुरंत समझ लेंगे एक -2 माइक्रोकूलम है, दूसरा +2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो Q को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का परिमाण। ये जो 2l है इसको कहते हैं दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, जिसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। क्या कहेंगे इसको, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, ठीक है। और सबसे खास बात, यह जो द्विध्रुव की लंबाई है 2l, इसको वेक्टर लेते हैं हम लोग, और उसको जब हम लोग वेक्टर यानी सदिश लेते हैं तो दिशा ली जाती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, यानी इधर। तो अगला पॉइंट 2l सदिश राशि होती है। आप लोग इतने पॉइंट को नोट कर लेंगे, जिसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव बिंदु आवेश की ओर होती है, ठीक है। अब द्विध्रुव से रिलेटेड मैं 2 और बातों को समझा रहा हूं, लेकिन वो ठीक है, उसको पहले मैं आप लोगों को रफ में क्लियर कर दूं, फिर उसको मैं बना दूंगा। पहला, पहले रफ हुआ, ये द्विध्रुव -q +q, ये दूरी 2l, दोनों बिंदु आवेशों से गुजरती हुई ये जो सरल रेखा है, ये जो रेखा है इसको हम लोग कहते हैं अक्षीय रेखा। क्या कहेंगे इसको, अक्षीय रेखा। और अक्षीय रेखा के लंबवत, अक्षीय रेखा के लंबवत और द्विध्रुव का मध्य बिंदु, यानी दोनों के बीच ये मध्य बिंदु,
इसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग अगले क्लास में समझेंगे कि आखिर ये 2l से दूरी को हम लोग लंबाई को क्यों दर्शाए, तो उसका रीजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेशों से गुजरती हुई सरल रेखा कहलाती अक्षीय रेखा, नंबर 1। नंबर 2, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय रेखा के लंबवत गुजरती हुई सरल रेखा कहलाती है निरक्षीय या विषुवतीय रेखा। ठीक है, तो दो बात फिर से मैं आप लोगों को समझा दूं। द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेशों से गुजरती हुई सरल रेखा को कहते हैं अक्षीय रेखा। ठीक है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय रेखा के लंबवत गुजरती हुई सरल रेखा कहलाती है निरक्षीय या विषुवतीय रेखा। अभी तक हम लोगों ने जो भी समझा उसमें एक प्रश्न उठा है, जो प्रश्न ज्यों का त्यों है। वो प्रश्न क्या है? द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2l क्यों लगाए? ठीक है, तो आप लोग इसको इंतजार करेंगे, कल के क्लास में इसका भी समाधान आप लोगों को बता दिया जाएगा, इसका भी उत्तर आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोग परेशान नहीं हो, जितनी बात बता दी गई है उसको बार बार रिपीट करके समझ लेंगे, और यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है शुरू होता है। और जैसा मैं हर वीडियो में आप लोगों को एक सजेशन देता हूं, मेरा काम है आप लोग वीडियो स्टार्ट से एंड तक एक बार में देखें, रोक रोक के देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ नहीं आएगा। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल।